सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह वीडियो है साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बिना देरी करते हुए आज के हम इस वीडियो पर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा वन शॉट में, हमारा जो लेसन है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एसिड को। एसिड क्या होता है? एसिड की डेफिनेशन आप सभी देखिएगा। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में डिसॉल्व्ड होता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, आयोनाइज्ड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। वह पानी में आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर देखते हैं HCl AQ। AQ का मतलब हमने पहले चैप्टर में समझा था। AQ का मतलब होता है एक्वियस, है ना। जब किसी सब्सटेंस को हम पानी में घोलते हैं तो वो उसका एक्वियस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो HCl AQ जो है एक्वियस, पानी में घुला हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा। ठीक है, जब यह पानी में घुलता है तो यह H+ आयन और क्लोरीन Cl- आयन रिलीज करता है। ठीक है, H+ आयन को रिलीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, है ना। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक प्रकार का एसिड है। इसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर में होता है। किसमें होता है? विनेगर में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहां पर प्रेजेंट होता है? भैया हमारे टोमेटो में, जो हमारा टमाटर होता है उसमें होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड हमारे संतरा, नींबू वगैरह जो होते हैं इसमें होता है हमारा साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। किसमें होता है? चींटी के डंक में होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को, इसका एक साइंटिफिक नेम भी है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। जैसे कि ये चींटी है, यहां पर चींटी का जो डंक होता है इस डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स की कौन कौन सी सिंपल प्रॉपर्टीज होती है इसकी हम बात करते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट। भैया जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, वह अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। सौर का मतलब होता है खट्टे। ठीक है, स्वाद में यह खट्टे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, मतलब लाल लिटमस पत्र को, सॉरी, ब्लू लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब लिटमस क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा कि लिटमस क्या होता है। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है। एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? रेड में। तो इसकी ट्रिक है एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ABR से इसको हम याद रखेंगे। किससे? ABR, है ना। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद आर। ठीक है, तो एसिड, ए से आपका आ जाएगा एसिड। ठीक है, बी से आपका आ जाएगा ब्लू, है ना। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, आर से आपका आ जाएगा रेड। एक ट्रिक तो ये हो गई। और एक हिंदी मीडियम के लिए हम भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए इसकी ट्रिक होती है अनिल। क्या होती है? अनिल। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये भी। अ से आपका आ जाता है अम्ल। क्या आ जाता है? अम्ल। एसिड को हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नी से आपका आ जाएगा नीला। क्या आ जाएगा? नीला। और ल से आपका आ जाएगा लाल। क्या आ जाएगा? लाल। तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है ना। इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, एसिड गिव्स H+ आयंस इन वाटर। अभी हम बात कर चुके हैं कि एसिड जो है वह पानी में डिसॉल्व होकर H+ आयन, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। एसिड कोरोड मेटल्स। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें, एसिड जो है वह मेटल्स को, यानी कि धातुओं को कोरोड कर देती है, मतलब संक्षारित कर देती है। किसी भी मेटल के ऊपर जब आप एसिड डालोगे तो वह उसको संक्षारित कर देती है। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब यहां पर देखिए आप, है ना, इन्होंने एक लिटमस पेपर लिया हुआ है ना। कौन सा लिटमस पेपर लिया था? ब्लू लिटमस पेपर। कौन सा लिया था? ब्लू लिटमस पेपर। इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर लिया था। इसका कलर देखो पहले कैसा है? ब्लू है। लेकिन और ये इन्होंने सॉल्यूशन लिया है एसिड का। किसका लिया है? एसिड का। तो इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबोया। किसमें डुबोया? एसिड में। अब आप देखोगे इन्होंने जितना जितना इसको डुबोया था उतना इसका कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। कैसा हो गया? रेड हो गया। तो भैया जो आपका एसिड है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका एसिड यहां पर कंप्लीट हो गया।
आगे बढ़ते हैं बेस पर। ठीक है, बेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। बेसेस आर दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब एक्वियस सॉल्यूशन वही बात हो गई, आपने किसी पानी में बेस को मिला दिया, ठीक है, घोल दिया, तो उसका एक्वियस सॉल्यूशन हो गया। तो क्या होता है, बेसेस जो है ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल एक ही होता है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। एसिड होता किन में भैया? आपने सोप जिससे आप नहाते हो, जो आपकी सोप हो गई, उस सोप में आपका बेस होता है, ठीक है, बेस की बात कर रहे हैं। आपका जो डिटर्जेंट होता है घर में जिससे आप कपड़े धोते हैं वो डिटर्जेंट, यहां पर हमने एग्जांपल लिया घड़ी डिटर्जेंट का, ठीक है, इसमें भी आपका बेस होता है। कोलगेट है ना, कोलगेट जो आपका टूथपेस्ट होता है, इस पेस्ट में भी आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है ना। इसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ, मैं आगे इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं, ये देखो बेस है, यहां पर आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। NaOH का एक्वियस सॉल्यूशन है, ठीक है। पानी में जब इसको घोला तो सोडियम का प्लस आयन है ना, Na प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाता है, ये भी आयोनाइज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। दूसरा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला था KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है आपका। और अगला है आपका अमोनिया, NH3, ये भी एक प्रकार का बेस है। इसकी भी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, जैसी एसिड की होती थी ऐसी इसकी भी बेसिस की भी होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। भैया एसिड टेस्ट में कैसे थे? खट्टे थे, लेकिन यहां पर जो बेस है यहाँ टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या कर रहे थे? एसिड क्या कर रहे थे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर बेस क्या कर रहे हैं? बेस उसका अपोजिट, ठीक, उसका अपोजिट करते हैं। यहां रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इधर देखिए, इन्होंने रेड लिटमस लिया। कौन सा लिटमस लिया? रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, ठीक है। इन्होंने नीचे ये सॉल्यूशन है, ये बेस है। क्या है? बेस है। जितना जितना इन्होंने बेस के सॉल्यूशन में डुबाया था उतना उतना उसका कलर देखो कैसा हो गया? नीला हो गया, ब्लू हो गया। कैसा हो गया? ब्लू हो गया। तो भैया जो आपका बेस है वह रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो आपका एसिड है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, बेसेस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन वाटर। एसिड जो है H प्लस आयन देते थे, उसी प्रकार जो बेसेस हैं पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। बेसेस आर सोपी इन टच। बेसेस को अगर आप टच करोगे तो यहां टच करने में सोपी फील होंगे, मतलब चिपचिपे से चिकने, जैसे सोप कैसी होती है? चिकनी, उसी प्रकार बेसेस जो है वह टच करने में सोपी फील करेंगे, ठीक है। बेसेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है सर? ठीक है, एल्कलीज मतलब ऐसे बेसेस, ऐसे क्षार। अच्छा, बेसेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्षार। तो ऐसे बेसेस जो पानी में घुलकर, है ना, या पानी में कंप्लीटली घुल जाते हैं, पानी में कंप्लीटली घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। क्या बोलते हैं? अल्कलीज। ऐसे बेसेस जो पानी में कंप्लीटली घुल जाते हैं। बेसेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। इस प्रकार के बेसेस कहलाते हैं अल्कलीज। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है भैया? इनको समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करते हैं। डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड की, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन, डिसोसिएट्स इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह टूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन की मात्रा भी ज्यादा रहेगी। तो पानी के अंदर ज्यादा मात्रा में इट गिव्स लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा भी है, मोर H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर ज्यादा H प्लस आयन वहां दे रहे हैं पानी में, इसका मतलब वहां स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
आपका HCl जिसका फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। और आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब किसके एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग एसिड के। देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड होते हैं जो हमको जला भी सकते हैं, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर इस साइड देखो वीक एसिड है। कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। डेफिनेशन क्या है वीक एसिड की? अ वीक एसिड इज एन एसिड दैट पार्शियली ब्रेक्स डाउन इन वाटर। वीक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जो कि पानी में कंप्लीटली नहीं टूटते, आधे अधूरे टूटते हैं, ठीक है, और जो कि कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। भैया स्ट्रॉन्गर एसिड जो थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, वह ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे रहे थे, और जो हमारे वीक एसिड है वह कम मात्रा में H+ आयन दे रहे हैं, ठीक है। इट गिव्स फ्यूअर हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस। नीचे मैंने लिखा है, यहां पर देखिए आप, लेस H+ आयन इज इक्वल्स टू वीकर एसिड। अगर पानी में घुलने के बाद उन्होंने कम मात्रा में H+ आयन दिए, इसका मतलब वहां आपका वीक एसिड है, ठीक है। एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर में होता है। किसमें होता है? विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर, विनेगर को हिंदी में हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका, जो आपके किचन में यूज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। फाउंड इन विनेगर, इन वाटर, ठीक है। इन वाटर देखिए, अदर एग्जांपल इसके क्या क्या है? अदर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, वीक एसिड की हम बात कर रहे हैं। कौन से एसिड की? वीक एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। साइट्रिक एसिड, मैंने आपको बोला था नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। किसमें होता है? नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड किसमें होता है? भैया जितने भी सोडा होते हैं, है ना, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सोडा, उनमें होता है कार्बोनिक एसिड। सोडा में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, है ना। ये मैंने दो एग्जांपल लिए यहाँ पर। देखो वापस मैंने यहाँ पर, ये जो है ये भी वीक एसिड में आता है ना। फॉर्मिक एसिड मैंने नाम बताया। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। और ये आपका विनेगर है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन को हम समझेंगे। डाइल्यूशन डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। देखो किसी विलेन में अगर आपको एसिड और बेसिस की मात्रा को कम करना है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। मतलब एसिड, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करना है ना। आपका एसिड बहुत तेज है, उसको आपको धीमा करना है या लो करना है उसको, ठीक है, मतलब वीक एसिड बनाना है। तो उसको वीक एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे? उसमें पानी मिलाओगे। किसमें? एसिड में। लेकिन आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना है, ठीक है। अगर आपने एसिड में पानी मिलाया तो जो एसिड है वहां उड़ेगा और आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी डाइल्यूशन प्रोसेस जो होती है, इस डाइल्यूशन प्रोसेस में आप पानी के अंदर एसिड मिलाते हो। किसके अंदर? पानी के अंदर। मैंने भैया एक बीकर में पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया। इसमें मैंने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हम एसिड को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? एसिड को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। इसी प्रकार बेस के अंदर पानी को मिलाओगे तो वो भी डाइल्यूशन होगा, उसमें हम बेस को हल्का करते हैं, ठीक है। ये डाइल्यूशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। डाइल्यूशन डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन। दिस इज अचीव्ड बाय एडिंग वाटर। इसको कैसे अचीव किया जाता है? पानी को ऐड करके। किसको ऐड करके? पानी को ऐड करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है भैया? अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा बेस होता है, ऐसा क्षार होता है जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और OH आयन देता है। उस एक्वियस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है? OH आयन देता है, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। इसके ठीक अपोजिट आपका होता है वीक बेस। A weak base is a base that partially dissociate into ions in an aqueous solution. It releases a low concentration of hydroxide ions. Weak base ऐसे बेसेस हैं जो पानी में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। यह डिसोसिएट होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दोनों के एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इधर जो है आपके वीक बेस हैं, जैसे अमोनिया NH3, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपको मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसमें आता है? ये हमारी बॉडी में एज अ एंटासिड भी
उपयोग में आते हैं। आपकी बॉडी में अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए कुछ बेस हम ग्रहण करते हैं। वो बेस होते हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये किस में आते हैं? जो साइरप आप पीते हो गैस के लिए, एसिडिटी के लिए जो साइरप पीते हो, उन साइरप में ये होता है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है मोर OH नेगेटिव आयन। अगर पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं तो वह स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, लेस OH नेगेटिव आयंस, अगर वहां पानी में घुलकर पानी में कम मात्रा में OH आयन दे रहे हैं, इसका मतलब वह वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं भैया? इंडिकेटर्स, हाँ आपने देखा हुआ इंडिकेटर्स, है ना, हमारी गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं भैया। जी हाँ बिल्कुल होते हैं गाड़ी में इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स काम क्या करते हैं, है ना? अगर आपके पीछे कोई वाहन आ रहा है तो उस वाहन को संकेत देने के लिए हम इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मुझे राइट हैंड साइड टर्न लेना है ना, सीधे हाथ तरफ टर्न लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे हाथ साइड का जो इंडिकेटर है उसको टर्न ऑन कर दूंगा, तो पीछे वाले को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि भैया मैं जो है सीधे हाथ साइड टर्न करने वाला हूं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, जो सूचना देते हैं, संकेतक या सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक, जो हमें सूचना देते हैं। तो यहाँ पर वो वाले इंडिकेटर्स नहीं है भैया, हमारी बाइक वाले कार वाले इंडिकेटर्स यहाँ पर नहीं है। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें किसी सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, किसी विलेन के बारे में बताएंगे कि वह एसिड है या बेस है। ठीक है, डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है इसकी। इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स, इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसको? नेचर को, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को, है ना। वह किसी विलेन की प्रकृति को बताते हैं, नेचर को बताते हैं कि वह एसिडिक है या बेसिक है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर, कैसे पता चलेगा उनसे हमें कि एसिड है बेस है? या तो वह इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर लेंगे, है ना, या तो इंडिकेटर अपनी गंध को चेंज कर लेंगे। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी कलर को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी गंध को चेंज कर लेते हैं, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स को मैं दो कैटेगरी में यहां डिवाइड किया है। पहला है आपका विजुअल इंडिकेटर्स। कौन सा है? विजुअल इंडिकेटर्स, जिनको आप देखकर पता लगा सकते हो, जिनको आप देखकर पता लगा सकते हो उनको हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। और जिनकी आप गंध से पता लगाते हो, जिनकी गंध चेंज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स को मैंने यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आपका नेचुरल, जो आपको नेचर से मिले हैं, और दूसरा है आपका सिंथेटिक, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। ठीक है, नेचुरल आपके नेचर से मिले हैं, प्राकृतिक है। ठीक है, और सिंथेटिक जो है आपको लेबोरेटरी में इनको तैयार किया गया है, इंडस्ट्री में तैयार किया गया है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इधर देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भैया? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमें नेचर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? नेचर से मिले हैं। फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हम बात करें, दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरी, ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सूचक जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नीचे है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। ये जो सब्सटेंस है ना ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यह अपनी गंध को चेंज कर लेते हैं। एसिडिक और बेसिक मीडियम में यह अपनी गंध को चेंज करते हैं। ठीक है, इनकी गंध बदल जाती है। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भैया? लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर है ना, पेपर दिख रहा है आपको, ये पेपर है ना, पेपर तो बाद में बनाया जाता है, लेकिन ये लिटमस मिलता कहां से हमें? ये लिटमस हमें मिलता है लाइकेन नाम के पौधे से। कहां से मिलता है? लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। लाइकेन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको निकाला जाता है, और उससे एक पत्र तैयार किया जाता है, लिटमस पत्र, है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है आपका रेड। अगला आपका टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर आपकी हल्दी। ठीक है, हल्दी हो गई। रेड कैबेज आपकी लाल पत्ता गोभी, लाल गोभी। ठीक है, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। अगला आपका चाइना रोज। चाइना रोज आप सभी ने देखा होगा, गुड़हल का फूल जो होता है, आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, गुड़हल का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया भैया। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर की हम बात करें, दो प्रकार के ही होता है। एक आपका होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा आपका होता है फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिनकी गंध बदल जाती है वो तीन होते हैं। एक होता है आपका ऑनियन, एक होता है आपका क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, प्याज और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये तीन होते हैं। इनके बारे में आगे देख लेते हैं कैसे दिखते हैं ये
और क्या क्या इनमें चेंजेस आता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो विजुअल इंडिकेटर्स की हम बात करें, किसकी बात करें, विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स में सबसे पहले आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पहले ही आपको बोला था, लिटमस पेपर देखो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, एक होता है रेड, ये रेड है और ये आपका ब्लू है, ठीक है, ये दो प्रकार का लिटमस पेपर है ना, एक रेड है और एक ब्लू है। लिटमस पेपर जो है चेंज इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसमें क्या चेंज आता है, यह ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बोला था लिटमस पेपर जो है ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में, एसिड में। मैंने बताया था आपको, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ABR। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बेस में क्या होता है, बेस में जो रेड है, रेड लिटमस, वहां ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक अपोजिट हो जाता है। ये आपका लिटमस पेपर हो गया। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जैसा इसका नाम है, ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का एक पाउडर होता है। यहाँ पर फोटो देख सकते हो आप, ये मिथाइल ऑरेंज है आपका, ठीक है। इसका जो कलर है एसिडिक मीडियम में, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उस विलयन में इसका जो कलर है ऑरेंज से रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑरेंज से रेड हो जाता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर का है। बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है ऑरेंज से येलो, जी हाँ, इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज से येलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फिनोल्फ्लिन। क्या है, फिनोल्फ्लिन। इसका कलर होता है पिंक। कैसा कलर होता है इसका, पिंक। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये फिनोल्फ्लिन है, यहाँ पर हाथ दिख रहे हैं आपको, पिंक कलर के। अब इसका कलर होता है पिंक। कैसा होता है, पिंक होता है। सॉरी, इसका कलर जो पिंक नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपना वाटर कैसा होता है, पानी कलरलेस होता है, इसी प्रकार ये भी कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस रहेगा ये। अब एसिडिक मीडियम में इसका कलर कैसा रहेगा भैया, रिमेन्स कलरलेस। एसिडिक मीडियम में इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई परिवर्तन इसके कलर में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है वह पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। किसका, फेनोल्फ्लिन का, ठीक है। कलरलेस से पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड कैबेज की हम बात करें, टर्मरिक पाउडर की बात करते हैं पहले। टर्मरिक पाउडर आपका जो हल्दी होता है, हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक पाउडर, नो चेंज इन कलर। एसिडिक मीडियम में हल्दी के कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर आपका मीडियम सॉल्यूशन है, आपका विलेन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है, तो हल्दी के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, हल्दी के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक है, तो जो कलर है वह रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी रेड कैबेज, लाल गोभी। लाल गोभी की अगर हम बात करें तो लाल ही होती है। कैसी होती है, लाल होती है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक। कैसा हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। और बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है लाल से कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, लाल से ग्रीन हो जाएगा, लाल से हरा हो जाएगा, ठीक है। चाइना रोज आपका गुड़हल का फूल, ये देखो कैसा है, कैसा भैया, पिंक है ना, पिंक है। चाइना रोज देखो, चाइना रोज की अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। कैसा हो जाता है, डार्क पिंक। और बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाएगा पिंक से ग्रीन। कैसा हो जाएगा, पिंक से ग्रीन हो जाएगा। तो यहां पर हमने बात करी अभी आपके विजुअल इंडिकेटर्स, जिनको हम देखकर पता लगा सकते हैं। भैया ये कलर हम देखकर ही पता लगाएंगे ना, अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमें दिख जाएंगे आंखों से, इसलिए इनको हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। आगे हम बात करते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑनियन, जिनकी हम गंध से पता लगाते हैं। ऑनियन की जो स्मेल है वह रिटेन रहती है एसिड में। एसिड में इसकी स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेस में ऑनियन की जो स्मेल है वह खो जाती है, लूज कर देती है अपनी स्मेल को। सर स्मेल से कैसे पता लगाएंगे, स्मेल से पता ऐसा लगाएंगे, आपको एक जो कपड़ा रहता है, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है और उस कपड़े के टुकड़े को रात में एक डब्बे में रखना है और ऊपर से वहां पर प्याज के टुकड़े काट कर उस कपड़े के ऊपर वहां पर रख देना और डब्बे को पैक कर देना है। तो उस जो ऑनियन की गंध है वो उस कपड़े में आ जाएगी, ठीक है, उस कपड़े में आ जाएगी। फिर उस कपड़े में आप एसिड डालो और बेस डालो। एसिड डालोगे तो उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी, ऐसी कैसी रहेगी। लेकिन अगर आप उस कपड़े पर बेस डालोगे तो वह इसकी स्मेल को खो देगा, उसमें उसकी स्मेल ही गायब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम पता करेंगे स्मेल का। आगे वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी स्मेल जो है रिटेन रहती है।
इसमें एसिडिक मीडियम में। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो स्मेल ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है, अगर आप उसमें बेस में पता लगा रहे हो, तो यह अपनी स्मेल को खो देगा। एसिडिक सेम ऐसा होता है, क्लोव ऑयल आपका जो लौंग का तेल है उसमें भी ऐसा ही होता है, लौंग के तेल की स्मेल भी रिटेन रहती है एसिड में, है ना, और बेस में यह अपनी स्मेल को खो देता है। ठीक है, ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेसिस की, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, जब एसिड जो है वह मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, है ना। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ इनको हम समझेंगे, ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम बात करें मेटल जो है आपका, मतलब जो एसिड है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। मतलब जब भी मेटल आपकी धातु और एसिड मिलेंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा, नमक, जिसको हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो नमक बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, सेम एज इट इज होता है, जब भी मेटल आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, तो भी आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। सर इनको याद कैसे रखें, याद रखने के लिए मैं गजब की ट्रिक लाया हूं, है ना, खुद से बनाई गई मेरी कुछ ट्रिक है, बता देता हूं आपको मैं, है ना। मेटल ने, मेटल नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मेटल। मैंने मेटल एज अ नेम उपयोग में लिया यहां पर। मेटल ने, किसने, मेटल ने। मेटल ने का मतलब होगा मेटल, क्या होगा, मेटल, है ना। एसिड पिया तो यहां से एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। साला, है ना, साला से आ जाएगा आपका सॉल्ट। भैया कुछ अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं याद कराने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, है ना, तो माइंड में मत करना इस बात को। साला, साला से आपका आ जाएगा सॉल्ट। अगला है हाइड्रोफोबिया हुआ, हाइड्रोफोबिया से आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ट्रिक क्या बन गई यहां पर, देखो, मेटल ने एसिड पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ। मेटल ने क्या पिया, एसिड पिया। देखो यहां पर मेटल ने क्या पिया, एसिड पिया, तो साला, साला का मतलब सॉल्ट, और हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रोजन। मेटल ने एसिड पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोफोबिया हुआ। मेटल ने एसिड पिया, मेटल से मेटल आ गया, एसिड से एसिड आ गया, दोनों मिले तो क्या हुआ, साला, सॉल्ट मतलब सॉल्ट बना, और हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नीचे भी सेम एसिड है ना। अब मेटल ने बेस पिया, यहां पर मेटल ने एसिड पिया था, अब यहां पर मेटल क्या पी रही है, बेस पी रही है। तो मेटल बेस पिए या एसिड पिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन ही निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, मेटल ने बेस पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ। मेटल ने क्या पिया, बेस पिया तो क्या हुआ, हाइड्रोफोबिया हुआ। मतलब बेस, मेटल और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। और मेटल के साथ में क्या रिएक्ट करेगा आपका, एसिड रिएक्ट करेगा, तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों ही केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो, मेटल ने, इसने मेटल ने बेस पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोफोबिया हुआ। मेटल, मेटल ने वापस मेटल आ गया, बेस से बेस आ गया, साला से सॉल्ट आ गया, हाइड्रोफोबिया से हाइड्रोजन आ गया, है ना। जब भी मेटल और बेस मिले तो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ पर। देखो, ये आपकी एक एक्टिविटी बुक में एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 2.3 साइंस की बुक में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इस एक्टिविटी में हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लगाया जाता है, कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर एक सिस्टम को तैयार किया जाता है। यहाँ पर देखो, इन्होंने एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो लिया, लेकिन कौन सा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा है, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूशन वाला, है ना, डाइल्यूशन वाला है। ठीक है, मतलब हल्का है, ये हार्ड नहीं, हल्का है, स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का है। ठीक है, उस सल्फ्यूरिक एसिड में इन्होंने जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के दाने, छोटे छोटे दाने जो हैं उसमें मिला है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एसिड में, किसमें, एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड में क्या मिला, जिंक, और जिंक क्या है, मेटल है। तो एसिड में जब भी मेटल मिला तो हमको पता है क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल ने एसिड पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ, साला सॉल्ट, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन।
तो जब भी दोनों मिले, यहाँ पर दोनों मिल गए, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये हाइड्रोजन गैस इस रास्ते से निकलती है ना। और यहाँ पर बबल तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? बबल। यहाँ पर बबल बनते हैं। अब वो बबल जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है इस सॉप के सॉल्यूशन में, पानी के विलेन में से जब वो रिलीज होती है और उसके ऊपर जब हम मोमबत्ती को जलाकर रखते हैं ना, तो वहां से एक पॉप साउंड निकलता है। क्या निकलता है? पॉप साउंड वहां से निकलता है। तो ऐसे पता लगता है कि उस जब भी आपका एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर यहाँ पर मोमबत्ती को जलाया और मोमबत्ती को जलाया, जैसे ही यहाँ से गैस रिलीज हुई ना, तो यहाँ पर पॉप साउंड निकलते हैं। कौन से साउंड निकलते हैं? पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन गैस का पता लगा। तो आशा करता हूं आपको ये लर्न हो गया होगा कि जब भी एसिड और बेस मिलेंगे, सॉरी एसिड और मेटल मिलेंगे, तो भी आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, है ना। और जब भी आपका मेटल और बेस मिलेगा, तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल ने एसिड पिया तो साला हाइड्रोफोबिया हुआ, मेटल ने बेस पिया तो भी साला हाइड्रोफोबिया हुआ। बात खत्म। बस आगे बढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज, अगली रिएक्शन देखो भैया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा भैया? यहां पर देखो, है ना, एसिड बेस मिले तो साला पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। एसिड और बेस मिले तो साला पानी निकला। एसिड और बेस मिले तो साला यानी सॉल्ट और पानी मतलब वाटर। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा और बनेगा आपका वाटर यानी H2O। क्या बनेगा? H2O। देखो, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी बेस ले लो, दोनों को आपस में मिला लो, है ना। एसिड ले लिया हमने, बेस ले लिया, तो साला वाटर, पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। ठीक है, एसिड में है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फॉर्मूला है, और बेस यहां पर देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है ना। दोनों मिले, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले तो आपका सॉल्ट बना NaCl। ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट बना और क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर बना। तो एसिड बेस मिले तो साला पानी निकला। एसिड बेस मिले तो साला पानी निकला। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये ट्रिक है मेरी बनाई हुई, माइंड पे मत लेना, फिर बोल रहा हूं, है ना। एसिड बेस मिले तो साला पानी निकला, ये इसकी ट्रिक हो गई। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक यहाँ पर आपने लर्न कर ली। ठीक है भैया, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर। अभी तो देखा हमने, एसिड और बेस मिला तो सॉल्ट और वाटर मिला, और इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर भैया एसिड और बेस को हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा भैया? सॉल्ट पानी में घुल जाएगा। पानी में घुल जाएगा, दिख नहीं रहा है हमको, नहीं दिखेगा, पानी में घुला हुआ है। ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज कर लो आप, सॉल्ट अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर की स्लाइड है अपनी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप बहुत गजब की ट्रिक है ना। याद कर लोगे आप, मैंने याद कर लिया। जैसे कि मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला क्या निकला? साला पानी और धुआं निकला, है ना। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला। बहुत ही बढ़िया। मेटल ने यानी मेटल, कार की बैटरी यानी कार्बोनेट, एसिड मतलब एसिड, साला मतलब सॉल्ट, पानी मतलब H2O, धुआं मतलब CO2। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए मैंने धुआं शब्द लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जब भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, या तो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या क्या बनता है? साला यानी सॉल्ट, पानी यानी H2O वाटर, और धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला। देखो, मेटल ने कार की बैटरी यानी मेटल कार्बोनेट, है ना, मेटल और कार्बोनेट प्लस एसिड डाला। क्या डाला? कार की बैटरी में एसिड डाला, तो क्या क्या निकला? सॉल्ट, वाटर और CO2। कैसे निकला? मैंने आपको याद दिला दिया, एक और बार याद कर लो। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला।
तो साला भी निकला। कौन निकला? साला, यानी सॉल्ट भी निकला। ठीक है, ये देखो मैंने रिएक्शन यहाँ पर दी है। यहाँ पर आपका मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। ठीक है, जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा आपका? सॉल्ट, NaCl। इस NaCl के बारे में आपको बता दूं, ये वही NaCl है जो आप डेली खाने में डालकर खाते हो, ये वही नमक है आपका। इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। ये वही आपका साधारण नमक है जो आप खाते हो, है ना। तो क्या क्या बना? सॉल्ट बना, पानी बना आपका H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ने कार की बैटरी में एसिड डाला तो साला पानी और धुआं निकला। वेरी गुड, आशा करता हूं ये भी आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। भैया अपन ने यहाँ पर सिर्फ मेटल के साथ ही क्यों किया, मैं एसिड के साथ ही क्यों किया, है ना। क्या मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते? तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन सिर्फ एसिड से होती है। किससे होती है? एसिड से होती है। या बेस के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो बेस के लिए कोई केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ इसी को याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। बेसेस जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते हैं, और ना ही मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। ये एक्टिविटी वापस आप देख लेना भैया, वापस यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी पढ़ लेना आप। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड और बेस। जब मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और जब मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अच्छा, मेटल का ऑक्साइड, आपको मैं याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 1 में हमने एक एक्टिविटी करी थी। कौन सी एक्टिविटी की थी? आपने लिया था क्या? हमने एक रोड ली थी। क्या ली थी? रोड ली थी। उस रोड को हमने किस में जलाया था? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया था। किसकी रोड थी वो याद करो जरा, है ना। एक रोड ली थी, उस रोड को हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया था, है ना। मैग्नीशियम रिबन। कौन सी एक्टिविटी थी? मैग्नीशियम रिबन वाली। मतलब मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया था तो हमें एक पाउडर मिला था। क्या मिला था? एक पाउडर मिला था। उस पाउडर को हमने बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब वो मेटल का ऑक्साइड था। किस ऑक्साइड था? मेटल का ऑक्साइड था। ठीक है, तो यहां पर मेटल का ऑक्साइड ऐसा ही होता है ना। अब आपको बता दूं, जो मेटल का जो ऑक्साइड रहता है वह नेचर में होता है बेसिक। किस नेचर में होता है? बेसिक में होता है। मेटल, जितनी भी मेटल रहेगी, सभी मेटल का जो ऑक्साइड होगा, मतलब जब भी आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और जो मेटल का ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। और सर ने पहले ही याद दिलाया, पहले ही लर्न करा दिया कि एसिड और बेस मिले तो साला पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। तो भैया एसिड और बेस मिले तो साला पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? सॉल्ट और पानी निकलेगा। तो मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक ही तो है। तो भैया एसिड और बेस मिले तो सॉल्ट और पानी बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, देख लो एक रिएक्शन यहाँ पर, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है? धातु है, और कॉपर का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, और साथ में सॉल्ट निकलेगा। ये कॉपर का सल्फेट सॉल्ट ही है। सॉल्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं भैया, है ना। सॉल्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, वीक सॉल्ट भी होता है, न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है। न्यूट्रल सॉल्ट जब हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसी को न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये था मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? अब देखो, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और यह रिएक्ट करेगा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। भैया कार्बन इसमें क्या? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो जब भी बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनेगा? वही सॉल्ट और पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और सर ने पहले ही याद करा दिया कि भैया जब भी, है ना, एसिड बेस मिले, कौन मिले? एसिड बेस मिले तो सारा पानी निकला। क्या निकला? पानी निकला। वेरी गुड, हो गई ना लर्न? बोला था मैंने, ध्यान दे लो, थोड़ा सा लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो यहाँ पर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, भैया कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। और एसिड बेस मिले तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। देखो सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, H2 निकलेगा।
ये भी आपको लर्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। व्हाट थिंग्स कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेस, सभी एसिड में और सभी बेसिस में क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें कॉमन है भैया। सभी एसिड में आपको पता है H+ आयन कॉमन होते हैं, जितने भी प्रकार के एसिड होंगे सभी में H+ आयन रहेंगे, और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयन रहेंगे। पहला पॉइंट यही है दोनों में। ऑल एसिड्स हैव H+ आयन, कौन से आयन, H+ आयन। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, सभी में, सभी बेसिस में OH नेगेटिव आयन रहेंगे, सभी एसिड में H+ आयन, H पॉजिटिव आयन रहेंगे। These H+ आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होने का कारण ही ये H+ आयन है। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इनमें H+ आयन है, ये H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, आगे H+ आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाँ, ये चीज आपको मैं याद दिला दूं कि उस सॉल्यूशन में ना H+ आयन ही, उस एसिड में H+ आयन नहीं रहते, इसके साथ में क्या रहते हैं आपके हाइड्रोनियम आयन भी रहते हैं, H3O+, H3O+, जिनको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ये भी उसके साथ रहते हैं। ठीक है, अब इधर बेसिस की बात कर ले, सभी बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन रहते हैं, है ना। दीज OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टी। अब उसको बेसिक कौन बना रहा है, उसके OH नेगेटिव आयन ही बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आधा कंप्लीट होगा भैया, 15वीं स्लाइड है अपनी, 30 स्लाइड में से 15 स्लाइड, ये 15वीं स्लाइड है, आधा चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही जाना, यहां से चैप्टर का सारा डाउट खत्म, सर ने चैप्टर एक शॉर्ट में कंप्लीट करा दिया, है ना। ठीक है, लास्ट में थैंक यू बोल देना, अभी मत बोलो। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि यूनिवर्सल होता है ना, पीएच स्केल। उस पीएच स्केल से सभी सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, क्या होती है पीएच स्केल, इसको देखते हैं। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल को डेवलप किया गया। उस स्केल को नाम दिया गया पीएच स्केल। क्या नाम दिया गया, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में दो वर्ड आते हैं, एक आता है पी, एक आता है एच। अब पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस जो है एक जर्मन वर्ड है, जर्मन से लिया गया वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है। इस पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो जो पी है पीएच में, पीएच में जो आपका पी है, ये पीएच, पीएच में जो आपका पी है यह पावर को बताएगा, और जो एच है यहां हाइड्रोजन को बताएगा। किसको बताएगा, हाइड्रोजन को बताएगा, है ना। इसका मतलब जो पीएच स्केल है ना, वह पावर को बताएगी। किसकी पावर को, हाइड्रोजन की पावर को। किसकी पावर को, हाइड्रोजन की। किसी सॉल्यूशन में, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की पावर को कौन बताएगी, पीएच स्केल बताएगी। कौन बताएगी, पीएच स्केल बताएगी। देखो, P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल और पावर, है ना। एच इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, एच का मतलब है हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। अब पीएच स्केल में कुछ वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज रहती है 0 से लेकर 14 तक। कहां तक रहती है, 14 तक। 0 से लेकर 14 तक यह वैल्यूज रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इसमें जो 7 है ना, बीच में, बीचों बीच देखो एक वैल्यू 7। ये 7 वैल्यू न्यूट्रल होती है। कैसी होती है, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। न्यूट्रल वैल्यू किसकी होती है, पानी की। हमारा जो पानी होता है हमारा, वो पानी होता है न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर इस 7 के ऊपर हम गए, अगर इस 7 के ऊपर हम गए, तो वहां पर जो नेचर आएगा ना, वो बेसिक आएगा। कैसा आएगा, बेसिक आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड, हमारे ब्लड का जो नेचर है वो बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। तो देखो ब्लड का जो पीएच वैल्यू रहता है वो लगभग 8 रहता है। कितना रहता है, 8 रहता है। इसके बाद आगे बेकिंग सोडा का 9 रहता है, अमोनियम सॉल्यूशन का 11 रहता है। हमारे स्टमक के अंदर जो टेबलेट जाती है, उन टेबलेट का होता है 10। उसके बाद सोप जो साबुन होती है उसका होता है 12। उसके बाद 13 किसका होता है, ब्लीच का, कपड़े धोने के लिए जो काम में आता है वो, है ना। और ड्रेन क्लीनर के लिए 14 जो होता है, 14 होता है उसका। ठीक है, अब भैया 7 से अगर ऊपर गए, अगर किसी पीएच स्केल में आपने सॉल्यूशन की कुछ बूंद डाली, है ना, तो उनके कलर रहते हैं, कुछ ये कलर रहते हैं, है ना। उन कलर से उनके नंबर पता चलते हैं। ठीक है, अगर 7 से ऊपर वैल्यू आई, 8 आई, 9 आई, 10 आई या 14 आई, इसका मतलब वहां बेस है। क्या है, बेस है, उसका नेचर बेसिक है। लेकिन अगर 7 से वैल्यू आपकी नीचे आई, 7 से वैल्यू अगर नीचे आई, तो बेस वो एसिड की ओर बढ़ते जाता है। किसकी ओर, एसिड। यहाँ देखो नंबर 6 पर आपका मिल्क आता है। मिल्क में भी थोड़ा सा एसिड होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, मतलब एसिडिक होता है हल्का सा जो मिल्क होता है। टोमेटो, टमाटर जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो वो एसिडिक। देखो कॉफी, कॉफी में भी हल्का सा एसिड होता है ना।
मतलब ये वीक एसिड है। कैसे है? वीक एसिड है यहां तक। नंबर 2 तक आप देखोगे, नंबर 2 तक ये जो एसिड है ये वीक एसिड है, जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। टमाटर नहीं खा सकते क्या? दूध नहीं पी सकते? कॉफी नहीं पी सकते क्या? ये जो नींबू है नहीं खा सकते क्या? इसको खा सकते हैं। तो ये वीक है। कैसे है? वीक है ना। अब इनके बाद में जो 2 के बाद में जो नीचे बाद में जो वैल्यू है 1 और 0, यह स्ट्रॉन्ग एसिड की गिनती में आते हैं। मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, आपका एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे पेट में हमारे स्टमक के अंदर होता है ना। दूसरा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सब किसकी किन कैटेगरी में आते हैं? किन कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में। किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर 7 से जितना नीचे आते जाओगे ना, उतनी उसकी मतलब जो क्षमता है उसकी पावर बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की पावर बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन की अगर पावर बढ़ी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। आगे देखो, अगर 7 से वैल्यू ज्यादा आती जा रही है, ज्यादा आती जा रही है, तो लास्ट में जो बेस बचेगा ना वह स्ट्रॉन्ग बेस है, और इधर जो लास्ट में जो एसिड आएगा ना वहां स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, कार की बैटरी, भैया बैटरी के अंदर जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपका कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कुछ इस प्रकार की स्केल दिखती है ना। 0 से लेकर 6 तक ये एसिडिक होती है, और 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 8 से लेकर 14 तक आपके अल्कलाइन होते हैं, मतलब बेसेस होते हैं। कैसे होते हैं? बेसेस। बेसेस को अल्कलाइन भी बोलते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, है ना। अल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीज। पहले समझा दिया। तो यहां से आपका पीएच इंडिकेटर, पीएच स्केल यहां से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, पीएच को थोड़ा सा आगे समझते हैं। पीएच इन अवर डेली लाइफ। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यहां से क्वेश्चन भी आता है ना। इंपोर्टेंस पूछते हैं पीएच, इसके लिए क्या क्या इंपोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में। तो पहला इंपोर्टेंस हम देखते हैं भैया यहां पर। ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम जो मानव का जो शरीर है, वह शरीर भी पीएच के बेस पर वर्क करता है, और हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वह 7 से लेकर 7.8 तक रहता है। तो मानव की जो बॉडी होती है, मानव का जो शरीर होता है, सॉरी, वह जो शरीर है 7 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है ना, इसके बीच में कार्य करता है। एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिडिटी है वह हम एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स ही है ना, जानवर ही हम, है ना। जो ह्यूमंस है वह जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर प्लांट एंड एनिमल। एसिडिटी जो है वह प्लांट के लिए भी दुखदाई होती है और एनिमल के लिए भी दुखदाई होती है। भैया हमको अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारे पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमें पीड़ा होती है कि नहीं होती है ना। लेथल का मतलब यही दुखदाई होता है, पीड़ा, है ना। तो एसिडिटी अगर प्लांट में भी बढ़ जाती है तो उनके लिए भी दुखदाई है, और अगर एनिमल में भी बढ़ गई तो उनके लिए भी दुखदाई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। स्टोमक सेक्रेट्स HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड, है ना। आपको बताया था मैंने, हमारा जो पेट है वह पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, निकालता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका फॉर्मूला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हम क्या करते हैं, जिस खाने को ग्रहण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु वगैरह रहते हैं, है ना। उन कीटाणु को किल करने का, उनको मारने का काम करता है कौन? HCl एसिड। ये देखो हमारा पेट है छोटा सा, उस छोटे से पेट में एसिड है, कौन सा एसिड है? HCl एसिड। यह एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। हमारे खाने में जो बैक्टीरिया आ गए हैं उन बैक्टीरिया को किल कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्ट वाइटल सेल्स फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच, है ना। अब सर अगर हमारे पेट में एसिड है और आपने बोला कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो वो हमारा पेट उससे जलता क्यों नहीं है? तो भैया हमारे जो पेट की जो इनर लाइनिंग है ना, अंदर की जो लाइनिंग है, ये अंदर वाली लाइनिंग, कौन सी? अंदर वाली जो लाइनिंग है, यह लाइनिंग डिजाइन ही कुछ इस प्रकार है ना। यह इनर लाइनिंग क्या करती है? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है ना, जिससे कि हमारी वाइटल सेल्स हैं, है ना, हमारे पेट की, हमारी बॉडी की जो वाइटल सेल्स है वो डैमेज नहीं होती है, ठीक है। इस एसिडिक पीएच से हमारी बॉडी, हमारा जो पेट है वो डैमेज नहीं होता है ना। वाइटल सेल्स ऐसी सेल होती है जो हमारी बॉडी के फंक्शन में कार्य करती है, ठीक है। आगे है पीएच एंड टूथ डिके, दंत क्षय, है ना, दांतों का खराब होना। भैया अगर आपके मुंह का पीएच घट गया, मैं क्या बोल रहा हूं, घट गया, पीएच अगर घटेगा
तो एसिड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एसिड बढ़ेगा। और पीएच अगर बढ़ेगा, 7 से अगर ऊपर वैल्यू आएगी तो बेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बेस बढ़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। लोअर पीएच बिकॉज ऑफ सोर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डिके। लोअर पीएच कैसा होगा? जब आप खट्टे खाने को, सोर मतलब खट्टा, जब आप खट्टे खाने को कंज्यूम करोगे या फिर मीठे खाने को कंज्यूम करोगे तो आपका जो पीएच है मुंह का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है। और उसके कारण आपको दंत क्षय होगा, आपके दांत सड़ने लगेंगे। क्या लगेंगे? सड़ने लगेंगे। ठीक है। द पीएच ऑफ माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5, है ना। इसका मतलब यह है आपके जो मुंह का पीएच है, आपके मुंह की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर 5.5 से नीचे आई तो एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ा तो आपके दांत सड़ने लगेंगे। तो आपके मुंह का पीएच 5.5 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बोला था टूथपेस्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप ब्रश करते हो डेली? क्या करते हो? ब्रश करते हो। और ब्रश करते हो कैसे करते हो? कैसे करते हो भैया? टूथपेस्ट से करते हैं। कोलगेट हुआ, कोई सा भी हो, कोई सी ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। कोई सी भी ब्रांड का पेस्ट हुआ, उस पेस्ट में मैंने आपको बात की थी, हमारी सेकंड थर्ड स्लाइड में हमने बात की थी, जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक होता है। और जब भी एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है, और उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब अगर एसिड बढ़ गया मुंह का तो हम ब्रश करेंगे। क्या करेंगे? ब्रश करेंगे। किससे? किससे? बेस से। एसिड बढ़ गया, हम बेस से ब्रश करेंगे। बेस से एसिड बेस मिले तो चीजें न्यूट्रल हो गए, सामान्य हो गए। तो पता चल गया तुमको? पता चल गया। ब्रश नहीं करोगे तो दांत सड़ जाएंगे। क्या सड़ जाएंगे? दांत सड़ जाएंगे। पेस्ट से, उसे टूथपेस्ट से क्यों करते हो? क्योंकि उसमें बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और अगर आपने खाना खाया और वो खाना आपके दांतों में ही छुपा रहेगा कहीं ना कहीं, तो वो जो छुपा हुआ खाना है वो हमारे मुंह में एसिड की मात्रा को बढ़ाएगा, वह एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? दांतों में अगर खाना फंसा हुआ है तो एसिड बढ़ाएगा, और अगर वहां उस फंसे हुए खाने को नहीं निकाला गया तो एसिड बढ़ता जाएगा, दांत सड़ जाएंगे। तो उसको निकालने के लिए हम ब्रश करते हैं, जो कि बेसिक होता है, वह एसिड की मात्रा को भी कम कर देता है। ये कारण होता है इसका। मैंने आपको समझा दिया, बहुत बड़ी चीज समझा दी है, बोलना मत बात। एक और बड़ी चीज समझाऊंगा यहाँ पर, ये मेथनॉइक एसिड। मधुमक्खी को देख के याद आ गई मेरे को। अभी देखो तुम देखो, पीएच इज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। अब जो पीएच है वह कुछ प्लांट और कुछ एनिमल में एज अ सेल्फ डिफेंस भी वर्क करता है, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? पीएच से कैसे प्लांट जो है और एनिमल अपनी रक्षा करते हैं? बताता हूं आपको। आपने इसको देखा होगा, बी, जो मक्खी होती है ना, मक्खी जो होती है, कौन सी मक्खी? ये घर की मक्खी नहीं, जो मक्खी होती है आपकी हनी बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनी बी बोलती है, शहद वाली मक्खी आपकी, है ना। इसके डंक में मैंने आपको बताया था एसिड होता है। जो आपकी मक्खी होती है हनी बी, इसके जो डंक में है, इसके डंक में नहीं एक्चुअली, है ना, इसके पीछे के साइड एसिड होता है। कहाँ होता है? पीछे के साइड। सबको लगता है कि ये ना डंक मारती है, डंक नहीं मारती है, पीछे से डंक मारती है। पीछे से डंक मारती है, एसिड पीछे होता है ना। ये एसिड रिलीज कर देती है तुम्हारी बॉडी में। क्या रिलीज कर देती है? एसिड रिलीज कर देती है ना। तो समझते हैं, पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल। सर्टेन एनिमल्स लाइक बी, है ना, कुछ एनिमल्स जैसे कि बी आपकी जो मधुमक्खी है, एंड प्लांट्स लाइक नेटल, एक पौधा भी होता है नेटल, है ना, सेक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। यह अपनी रक्षा करने के लिए हाईली एसिडिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। जैसे कि हनी भी अपनी रक्षा करने के लिए, जैसे इसको खतरा महसूस होता है तो ये क्या करती है ना, हमारी बॉडी पर बैठती है और पीछे से डंक मारती है। किधर से मारती है? पीछे से डंक मार देती है, और वहां पर एसिड छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? एसिड छोड़ती है। समझना बात को। अब उसने छोड़ दिया वहां पर एसिड छोड़ा, तो वहां पर आप देखोगे लाल लाल हो गया, पूरा लाल लाल हो गया, लाल लाल हो गया। क्या हो गया? लाल लाल हो गया, लाल लाल हो गया, है ना। अब एक चीज आपको याद दिलाता हूँ, हमारे जो रूरल एरिया में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर बोला जाता है कि भैया अगर आपको मधुमक्खी ने डंक मार दिया है ना, चींटी या मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो वहां पर लोहा घिस लो। क्या घिस लो? लोहा घिस लो। लोहा घिसने का साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूं आज आपको। लोहा घिसने का साइंटिफिक रीजन ये है कि जो आपका लोहा होता है उसमें लोहे में होती है जंग लगी हुई। क्या लगी हुई होती है? जंग होती है। और मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, देखना, मेटल का जो ऑक्साइड रहता है, किसका? मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है कैसा? उसका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। ये देखो,
मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है सर? बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। और सर ने ही तो बताया था एसिड बेस मिलेंगे तो क्या होगा, चीजें न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीजें न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी। कहाँ गया, कहाँ गया? न्यूट्रल हो जाएगी। आगे चले गए हम, ज्यादा क्या आगे चले गए थे। तो जब भी मधुमक्खी काटती है तो घर वाले बोलते हैं लोहा घिस लो भैया, क्योंकि लोहा, लोहे में ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड है ना, लोहे का ऑक्साइड, उसमें जंग लगी हुई होती है, वही मेटल ऑक्साइड होता है। और जब जंग आपके उस कटे हुए, जो आपको मधुमक्खी काट लेती है, उस कटे हुए स्थान पर आप उसको घिसते हो, तो वो जो एसिड है उस एसिड की मात्रा को कम कर देगा, है ना। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, चीजें सामान्य हो जाएगी, आपका जो सूजन है वह खत्म हो जाएगा, दर्द पीड़ा आपकी खत्म हो जाएगी। ये मैंने आपको आज बता दिया है। थैंक यू मत बोलना, अभी मत बोलना, लास्ट में बोलना जब चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेटल की बात करना भूल गए भैया। नेटल एक प्रकार का प्लांट होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, जिसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती में नुकीले ऐसे डंक बने हुए होते हैं ना, नुकीली उसकी आकृति, उस पत्ती की नुकीली होती है, वहां भी एसिड रिलीज करती है। जब भी उसको खतरा महसूस होता है तो उस एसिड को वह छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं 17वीं स्लाइड पर। अब बात करते हैं सॉल्ट की, है ना। चैप्टर हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट था। हमने अम्ल की बात कर ली, हमने क्षार की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लवण की। सॉल्ट को हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ठीक है, सॉल्ट की हम बात करते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट कैसे बनता है? सर ने पहले ही बनाया। सॉल्ट कैसे बनाया था सर ने? एसिड बेस को मिलाया था तो सॉल्ट और पानी बना था। क्या बना था? सॉल्ट और पानी बना था। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही तो लिखा हुआ है, सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो गया, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है? दिस आयंस आर हेल्ड टुगेदर। इसमें जो आयंस हैं वो आपस में मिलते हैं। कौन से बॉन्ड से? आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच में। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na+ और आपका होता है Cl-, है ना। आयोनिक बॉन्ड होगा दोनों में। क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है? जो अपोजिट चार्जेस होता है, इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, या इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। एसिड बेस मिले तो सॉल्ट और पानी निकला, पानी बना। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये वही नमक जो आप खाते हो, है ना। दूसरे भी नमक आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, ये भी होता है। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। अब सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल होते हैं? देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, है ना। एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अगला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये देखो SO4 को नीचे लिखना भैया, CaCO3, ये 3 को नीचे लिखना, MgSO4 को नीचे लिखना, NaHCO3, 3 को नीचे लिखना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को नीचे लिखना, गलती से ऊपर लिख दिया है ना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के कुछ केमिकल होते हैं, सॉल्ट ही होते हैं ये। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मैंने आपको जैसा कि समझा दिया ऊपर, है ना। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दी है। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? केटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना। ये अपोजिट चार्जेस है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और इसके कारण ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका जो रहेगा कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे। उसमें आपको समझा दूंगा आयोनिक बॉन्ड होता है क्या, कैसे बनता है, एक्चुअल में समझेंगे। आगे बात करते हैं सॉल्ट एंड देयर पीएच, है ना। सॉल्ट और उनका पीएच कैसा होता है, इसकी हम बात करते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड्स एंड बेस यूज्ड टू फॉर्म देम। भैया सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से बनता है ना। अब सॉल्ट का पीएच डिपेंड किस पर करेगा? सॉल्ट की प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करेगी कि उस सॉल्ट को बनाने के लिए आपने कैसे एसिड और कैसे बेस का इस्तेमाल किया है ना।
कैसे एसिड और कैसे बेस का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है ना, और आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपने ले लिया। तो उन दोनों के द्वारा जो सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगा, NaCl जो आप खाते हो, आगे समझाऊंगा इसको मैं, है ना। सॉल्ट तीन प्रकार के रहेंगे, एक आपका न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा आपका एसिडिक सॉल्ट और तीसरा आपका बेसिक सॉल्ट, है ना। फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, NaCl, है ना। देयर pH इज 7, इसका जो pH मान रहेगा वो 7 रहेगा, इसकी pH वैल्यू 7 रहेगी, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, भैया अगर सॉल्ट बनाने के लिए आपने एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लिया और आपका जो बेस है वहां वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वहां कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, यही लिखा है यहाँ पर देखो। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना। स्ट्रॉन्गर, अगर अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो आपका बेस है वहां वीक है, तो जो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। इसकी pH वैल्यू कैसी रहेगी, लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से वैल्यू अगर नीचे है तो चीजें एसिडिक रहती है, और 7 से अगर वैल्यू ऊपर है चीजें बेसिक रहती है। तो इसकी pH वैल्यू देखो 7 से कम है, लेस देन 7, 7 से कम, तो सॉल्ट कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, है ना। बेसिक सॉल्ट, अब भैया जो एसिड है वहां तो आपका कैसा है, वीक है, लेकिन जो आपका बेस है वहां स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग कौन है भैया, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कब रहेगा, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखो, फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो एसिड है वह कैसा है, वीक है। कैसा है, वीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसकी जो pH वैल्यू है आप ही बता दो, 7 से ज्यादा रहेगी। बेसिक सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक चीजें कब होती है, जब वैल्यू 7 से ज्यादा आती है। तो यहां पर देखो मोर देन 7, मोर देन 7, 7 से वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना, कुछ एग्जाम्पल आगे मैं आपको बताता हूं। देखो सॉल्ट एंड देयर pH में आगे एग्जांपल देखते हैं, एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्ट। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। साथ में वाटर तो निकलेगा, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर तो यहां पर बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिले NaCl बना, साथ में पानी नहीं मिला, और NaCl आपका कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया है लेकिन बेस जो आपने वीक लिया है ना, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। ये देखो क्यों एसिडिक क्यों बना, क्योंकि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग था इसलिए एसिडिक बना, सॉल्ट भी, साथ में पानी बना, ये NH4Cl। ये देखो एसिड आपने वीक ले लिया और बेस जो है स्ट्रॉन्ग ले लिया, बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो सॉल्ट बनेगा, बेसिक बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। देखो वीक एसिड और वीक बेस ले लिया तो भी चीजें न्यूट्रल होती है। दोनों ही आपने वीक ले लिए, दोनों ही आपने वीक ले लिए, वीक एसिड वीक बेस दोनों मिले तो न्यूट्रल सॉल्ट बना, वापस क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन हम जो सॉल्ट खाते हैं वह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनता है, इस बात का ध्यान रख लेना, है ना, बाद में बोलना मत सर आपने चीजें नहीं बताई है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 20, है ना, और 10 एक स्लाइड बची हुई है। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड जब हम खाते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला NaCl, कॉमन सॉल्ट इज मेड ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन जब आयोनिक बॉन्ड से पास पास में आते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है NaCl। कहां कहां से प्राप्त होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर एंड सॉल्ट माइन, है ना, यहां समुद्र के पानी से या नमक की खदान से यह प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन, इसको बनाने के लिए क्या रिएक्शन होती है, क्या अभिक्रिया होती है उसकी हम बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमने बात कर ली, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो हम इसको बना सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो NaCl बन गया, साथ में पानी बन गया, बहुत ही बढ़िया। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के क्या क्या यूजेस हैं, यूज्ड इन कुकिंग, खाना पकाने में, खाना बनाने में इसका उपयोग होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाने में, खराब होने से बचाने से, जैसे पिकलिंग, अचार, आपका अचार को बचाने में इसका योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। डी आइसेस रोड्स ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय में जहां बर्फबारी होती है वहां पर रोड पर क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है, उस बर्फ को पिघालने के लिए, है ना, पिघालने के लिए, डी आइसेस करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है NaCl का।
रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए भी इस नमक का उपयोग कहीं ना कहीं एज अ रॉ मटेरियल उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसकी हम बात करें कॉस्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ प्रोसेस कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस। उस क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब उसमें बिजली को प्रवाह किया जाता है सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड का विलेन लिया और उसमें बिजली को छोड़ दिया, करंट को छोड़ दिया, तो करंट जब उसमें छूटेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। द नेम क्लोर अल्कली इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका नाम क्यों पड़ा क्लोर अल्कली? क्योंकि क्लोर मतलब उसमें क्लोरीन भी बनता है और आपका बनता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये देखो भैया, ये इसका प्रोडक्शन हो गया। इसकी रिएक्शन है NaCl प्लस 2H2O, है ना। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। उन्होंने पहले ही बोल दिया था क्लोर अल्कली क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और आपकी क्लोरीन गैस भी बन रही है ना, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला है। इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl का, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। प्रोडक्ट एंड यूजेस, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इससे? सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना NaOH, है ना। इसका उपयोग यूज्ड इन सोप, साबुन को बनाने में, पेपर को बनाने में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो भी कपड़े वाली जो कंपनियां होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लोरीन यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, है ना। और डिसइंफेक्टेंट, किसी चीज को गंदी नालियां वगैरह है उनको साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भैया यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन, और फ्यूल एंड मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, हमारे खेतों में जो फर्टिलाइजर्स उड़ते हैं उनमें अमोनिया बनाने के लिए भी इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग, मतलब सभी का उपयोग हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, सभी का उपयोग हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगे कि भैया बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ा लेते थोड़ी सी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। प्रोडक्शन कैसे होता है? द क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसके पहले हमने जो क्लोर अल्कली प्रोसेस देखी थी ना, उसमें कौन सी गैस बनी थी? क्लोरीन गैस बनी थी, है ना। प्रोसेस व्हेन रिएक्ट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देखो, जब भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट करता है पानी के साथ में, जो आपका चूना होता है ना, चूने में अगर आप पानी मिलाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा, है ना। व्हाइट वॉशिंग के लिए आप कलर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हो ना चूने का, वही है ये, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। वही चूने में पानी मिलाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप क्या मिलाओगे, किसको रिएक्ट कराओगे? क्लोरीन को। किसको? प्रोसेस व्हेन रिएक्ट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन को रिएक्ट कराया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किसको रिएक्ट कराया? क्लोरीन को रिएक्ट कराया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। साथ में पानी भी बनेगा। क्या बनेगा? पानी भी बनेगा। बहुत बढ़िया। यूजेस क्या है इसके? यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको एज अ ब्लीचिंग, साफ सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्री जो होती है हमारी, है ना, वहां पर कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला है आपका वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज, पेपर जहां पर बनते हैं वहां पर ऐसा वुड पल्प भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री,
बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर ऑक्सीजन को इंक्लूड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना, हमारा जो पीने का पानी है उसको जर्म रहित बनाने के लिए, जर्म से रहित बनाने के लिए उसको इसका इस्तेमाल होता है, मतलब उसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसके उपयोग है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 23 पे, 7 और बची है, जाना मत कहीं, है ना, थोड़ा और बचा हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा शायद आपने सुना हो, बेकिंग सोडा। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। बाई का मतलब क्या होता है आगे बता दूंगा। अभी देखो प्रोडक्शन कैसे होता है, देखो ऐसा दिखता है, डायग्राम देखते जाना सभी के ना, डायग्राम मैंने लगा रखे हैं, आप देखते जाना। प्रोडक्शन कैसा होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराना है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। देखो रिएक्शन दी होगी ना, है ना, है ना। जब भी सोडियम कार्बोनेट आपका सोडा एच रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा? NaHCO3। देखो ये रिएक्शन को आप उल्टी कर देना, फॉर एग्जांपल इसको उल्टी कर देना, उल्टी कर देना, ऐसे उल्टी, है ना। ये NaHCO3 कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना? देखो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में अमोनिया NH3 जब आपस में मिले तो आपका बना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपका रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ऐसे बनता है आपका बेकिंग सोडा। किस किस को आपस में रिएक्ट कराया? नमक को NaCl, लवण को कराया, वाटर को कराया, कार्बन डाइऑक्साइड को कराया, और अमोनिया को कराया। किसको? अमोनिया को कराया, आपस में रिएक्ट करा तो अमोनियम क्लोराइड बना और बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा बन गया। ये देखो, है ना। अब वापस हम क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे, देखो NaHCO3 जब इसको हम वापस गर्म करेंगे तो देखो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ में पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हीट करने पर सब अलग अलग हो जाएंगे वापस, इसको हीट करने पर, है ना। देखो क्या लिखा है नीचे, ब्राइन वाटर, ब्राइन वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर सॉल्ट और पानी को, है ना, नमक को और पानी को आपस में मिला दोगे और जो विलयन तैयार होगा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ब्राइन वाटर, NaCl प्लस H2O, है ना, ब्राइन वाटर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है ना, इसकी बात करते हैं। टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर जो आपके किचन में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बहुत बढ़िया। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, टार्ट्रिक एसिड फॉर एग्जांपल, है ना। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा जो खाने योग्य एसिड होता है जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, उसको आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा आपका? बेकिंग पाउडर बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, देखो एज ए बेकिंग इस्तेमाल करते हैं उसका, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, केक बनाने में। बेकिंग, बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप केक बनाते हो, क्या बनाते हो? केक, खमण बनाते हो। इन सबको बनाने में, मतलब उसको राइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग पाउडर का। ठीक है, लिविंग एजेंट, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट रिएक्ट विद एन एसिड कॉजिंग डफ टू राइस, डफ टू राइस। केक आपको फुला फुला नहीं लगता है? फुला फुला नहीं लगता है केक आपको? खमण फुला फुला नहीं लगता है ना। उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह रिएक्ट करता है और एसिड के साथ रिएक्ट करता है। थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं ना, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद में से उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी तो यह फूल जाएगा, यहाँ फूल जाएगा आपका केक या खमण, फूल जाएगा। ठीक है, एंटासिड, इसका उपयोग ऐसा एंटासिड भी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटासिड, 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 पेट में अगर एसिडिटी बढ़ गई, पेट में अगर एसिड बढ़ गया, है ना, तो उसको हम कैसे हल्का करेंगे, कैसे हल्का करेंगे? देखो मैंने आपको बोला था, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। आप देखना, जब आपको गैस के लिए, एसिडिटी के लिए आप साइरप लाते हो, साइरप पे लिखा रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंटेंट होता है उसका। क्यों? क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वह बेसिक होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वह बेसिक होता है ना। और हमारे पेट में क्या बढ़ गई? एसिड बढ़ गया, एसिडिटी हो गया, वो एसिड बढ़ गया। तो एसिड को हल्का कैसे करेंगे हम? नॉर्मल कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइज करके। न्यूट्रलाइज कैसे होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब एसिड और बेस मिलेंगे तभी। तो एसिड तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में हमने ऊपर से क्या ले लिया? बेस ले लिया। जो साइरप है ना, बेसिक प्रॉपर्टी की जो साइरप है जो मार्केट में मिलती है, वो हमने ले लिया, तो हमारी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना, उसका असर खत्म हो जाएगा और पेट दर्द बंद हो जाएगा। बहुत बार आप बेकिंग सोडा भी लेते हो, घर वाले बोलते हैं, रूरल एरिया में वापस वही बात है ना, रूरल एरिया में जो हमारा किचन होता है, किचन में बेकिंग सोडा होता है, घर वाले बोलते हैं पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा सा सोडा ले ले, पानी के साथ में गिल जा थोड़ा सोडा। सोडा जो है, सोडा बेकिंग सोडा, ये देखो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। और पेट दर्द हो रहा है किसके कारण? एसिडिटी के कारण। तो वापस एसिड पेट में ज्यादा है, ऊपर से आपने बेस ले लिया, क्या ले लिया? बेस। वापस चीजें न्यूट्रलाइज, पेट दर्द बंद, खल्लास। आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई करने के लिए बेकिंग सोडा इज ऑफन यूज्ड एज अ माइल्ड एडेसिव क्लीनर के रूप में भी, मतलब जो छोटे मोटे जो दाग रहते हैं आपके कपड़ों पे, इस पे, तो वो भी इससे साफ हो जाते हैं, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यंत्र एज इसको इस्तेमाल करते हैं इन सर्टेन फायर सिचुएशंस। कहीं पर अगर आग लग गई उस सिचुएशन में, है ना, यह क्या करता है? इट कैन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखो भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, पिछली रिएक्शन में आपको बताऊं, सोडियम हाइड्रोजन को जब आप हीट करते हो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? हाई अमाउंट में। जब इसको हीट मिलती है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को जब हीट मिलती है, जब गर्मी मिलती है बहुत ज्यादा, जब कहीं आग लगती है, तो वहां पर बेकिंग सोडा को जाके डाल दो, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और आग वहां की बुझ जाएगी, आग पर वहां पर काबू पा लिया जाएगा। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो भैया, जब ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, हमारे बेकिंग सोडा में क्या होता है? बेकिंग सोडा जब भी रिएक्ट करेगा हाई हीट के साथ में, आग के साथ रिएक्ट करेगा, गर्म होगा, गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, और आग बुझ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ला दिया सर, मजा ला दिया। चलो आगे बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। किसकी बात करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला है इसका Na2CO3। कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट, ठीक है, यही आपका वॉशिंग सोडा। प्रोडक्शन कैसे होता है? वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब इसको हीट करके, है ना, Na2CO3 प्लस 10H2 वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 हैं, है ना। हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे, तो Na2CO3 साथ में पानी, है ना, ये पानी हीट हो जाएगा, तो पानी अलग हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा किसे बनता है? बाय प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, है ना। इसको जब आप हीट करोगे, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पीछे बता देते हैं आपको। बेकिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला था, वह फॉर्मूला है क्या? NaHCO3, NaHCO3, है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो इसका होगा हमारा, कहाँ लिखा हुआ है? आगे है, आगे। जब इसको हीट किया तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका पानी उड़ जाता है, और जो बचता है वह हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। क्या बच जाता है? सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। इसका इस्तेमाल भैया वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा का? क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस इन हाउस होल्ड्स, हमारे घरों में जो कपड़े पर दाग लग जाते हैं, कपड़ों की सफाई में उन दाग को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनेस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है भैया, ठीक है। यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, कांच की जो चीजें बनती है, जहां पर पेपर बनता है और जहां पर आपका
क्या बनता है, साबुन बनती है, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है ना। हेल्प मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक बोरेक्स, बोरेक्स एक केमिकल होता है जो काफी काम आता है, बोरेक्स है ना, साफ सफाई के लिए भी काम आता है बोरेक्स, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने दाग होते हैं, उन दाग को साफ करने के लिए बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। तो बोरेक्स केमिकल को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इनहेंस डिटर्जेंट फॉर लॉन्ड्री क्लीनिंग, लॉन्ड्री में कपड़ों की क्लीनिंग के लिए आपको डिटर्जेंट को अगर इनहेंस करना है ना, साफ करने की क्षमता को बढ़ाना है, तो आप इसको वॉशिंग पाउडर को उसमें इंक्लूड करते हो, ऐड करते हो। ब्राइन वाटर तो मैंने आपको बता दिया था, ब्राइन वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 4 स्लाइड बची हुई है गिनती की। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म है इसका पीओपी। क्या है, पीओपी, हाँ वही पीओपी जो आपके घरों में सीलिंग्स पर होती है, छत पर होती है। आप बोलते हो हमने तो घर में पीओपी करवा ली, क्या करवा ली, पीओपी करवा ली। ये वही पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो आपका हाथ के टूट जाने पर आप जो पट्टा चढ़ाते हो ना, वही पीओपी है। देखते हैं देखो, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्या होता है, हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, है ना भैया, एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल को हम बोलते हैं फुल सर्कल, है ना। आधे सर्कल की हम बात करते हैं तो सेमी सर्कल बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार आधे के लिए हम हेमी वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। किसका करते हैं, हेमी। हेमी का मतलब है यहाँ पर आधा, क्या है, आधा, और हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब हाफ H2O। तो इसका फॉर्मूला बन गया CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट नेम है इसका पीओपी, है ना। ये देखो घर पे, है ना, घर की जो छत है, सीलिंग है, उस सीलिंग पर देखो पीओपी कर रखा है। क्या कर रखा है, पीओपी। ये पीओपी से होता है। प्रोडक्शन कैसे होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम। सर जिप्सम क्या होता है, जिप्सम बता देते हैं। जिप्सम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो कैपिटल है जिसको हम पेरिस बोलते हैं, है ना। जिप्सम इट इज अ सब्सटेंस फाउंड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। व्हेन इट इज हीटेड 800 डिग्री सेल्सियस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड। जिप्सम एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रांस की कैपिटल, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां पर पाया जाता है। और जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसको, जिप्सम को, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब देखो ऊपर वापस प्रोडक्शन पे आ जाओ। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम, है ना, जिप्सम को हीट करके, यानी जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये देखो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। डाइहाइड्रेट, डाइट का मतलब, डाई का मतलब होता है 2, है ना। यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है, 2, इसमें पानी की मात्रा कितनी थी, आधी। डाइहाइड्रेट मतलब 2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो आपका जिप्सम होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब आप जिप्सम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करते हो, द हीटिंग प्रोसेस रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल्स। जब आप इसको हीट करते हो तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, पानी इसका उड़ जाता है, और बचता क्या है, बचता क्या है, बचता क्या है, बचता क्या है, बचता, ये देखो पानी इतना उड़ गया, है ना। ये देखो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आपने हीट किया, इसको गर्म किया, तो पानी कितना बचा, सिर्फ इतना सा बचा, हाफ H2O बचा। क्या बचा, हाफ H2O। तो इसको बोलोगे आप पीओपी, है ना, पानी बच गया थोड़ा सा, ये आपका पीओपी। और साथ में 1:1/2 पानी इसका उड़ गया, गर्म किया आपने तो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है डाइहाइड्रेट, ये है आपका जिप्सम का, किसका है, जिप्सम का। और ये जो फॉर्मूला है पीओपी का, दोनों में अंतर सिर्फ पानी का ही है। किसका है, पानी का। पीओपी में पानी उड़ जाता है तो बचता है सिर्फ आधा पानी, और यहाँ पर पानी के 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, 2H2O होता है। इतना सा अंतर है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ पीओपी, पीओपी के यूजेस फटाफट समझ लेते बिना देरी किए। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, है ना, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग के कुछ मटेरियल बनाने हैं हमको, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें बनाना है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स। डेकोरेटिव एलिमेंट्स जैसे कि, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, ये देखो डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं है क्या, है ना, सजाने के काम में नहीं आता क्या। तो कुछ सजाने की ऐसी वस्तु बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। मोल्ड्स एंड कास्ट, भैया जो मोल्ड्स और कास्ट होते हैं, मतलब सांचे वगैरह जिनमें आप मूर्तियां बनाते हैं, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं ना, उन सांचों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंट्रिकेट डिजाइन ऑन सीलिंग एंड वॉल्स।
भैया छत पर, घर की छत पर और घरों की जो दीवार होती है उन दीवारों पर कुछ डिजाइन बनाने के लिए भी, ये जैसे यहाँ पर डिजाइन बनाई, डिजाइन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल पीओपी का होता है, ये सभी आप सब जानते हो। ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ पॉपुलर मटेरियल इन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड इजी टू वर्क विथ, है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जो कलाकारी होती है, चित्रकला जो होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है ना। यहाँ क्या करते हैं, बार बार किसी वस्तु को नहीं बनाते हैं, उस वस्तु का एक ढांचा बना लेते हैं, पहले ही एक सांचा बना लेते हैं और उस सांचे में बार बार सांचे में देते हैं मिट्टी को डाल डाल के, है ना, पीओपी को डाल डाल के, तो वो चीजें बन जाती है। तो इससे वर्क आसान हो जाता है ना। मतलब ये वेरियस शेप्स देने के लिए, किसी चीज को शेप देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड इजी टू वर्क विथ, और इससे काम करना भी आसान हो जाता है। मेडिकल कास्ट, मेडिकल कास्ट में भैया पट्टा जो हाथ के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। प्लास्टर कास्ट आर ऑफन यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड टू सेट ब्रोकन बोन्स, अगर आपके हाथ की पैर की हड्डी टूट गई है तो उनको वापस सेट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, द प्लास्टर सेट्स हार्डेंस प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंजर्ड एरिया, वहां प्लास्टर आपका जो भी इंजर्ड एरिया रहता है, जहां पर आपको इंजुरी हो गई है, उसको सेट करता है। क्या करता है, उसको सेट करके रखता है ना, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। डेंटल मोल्ड्स, भैया दांत बनाने में देखा है आपने, है ना, डेंटल मोल्ड्स भी होते हैं, इनको बनाने में इन डेंटिस्ट्री प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर मेकिंग डेंटल मोल्ड्स एंड इंप्रेशंस, दांत बनाने में भी इसका उपयोग होता है। डेड बर्न प्लास्टर का क्या होता है भैया, डेड बर्न प्लास्टर, है ना। आपको पता है जिप्सम को जब हमने हीट किया था 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर हम क्या करेंगे, डेड बर्न प्लास्टर कैसे बनता है, फॉर्म्ड व्हेन पीओपी इज हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस, अगर इस पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर अगर हम गर्म करेंगे तो इसका वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वाटर पूरा उड़ जाएगा और कंप्लीटली अनहाइड्रेस हो जाएगा, पानी बचेगा ही नहीं इसमें। तो वो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट है, चैप्टर तो अपना खत्म हो गया, यहाँ पर कुछ की पॉइंट है, देखो की पॉइंट क्या क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, भैया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, पीओपी को बंद डिब्बे में क्यों रखा जाता है, जहां पर नमी ना हो। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, अगर इसको खुले में छोड़ देना हम, तो क्या करता है, यहाँ हमारे खुले वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जम जाता है। भैया पट्टा, पहले तो आप पट्टी चढ़ाते हो, है ना, जैसे वह रिएक्ट करता है एयर से, उनसे पानी ले लेता है और वह हार्ड हो जाता है, वो पट्टा हार्ड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये हार्ड हो जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर, यहाँ क्या करता है, हमारे एटमोस्फियर से, वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जिप्सम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में, विच इज हार्ड सॉलिड एंड लूजेस इट्स सेटिंग प्रॉपर्टी, और जिप्सम क्या एक हार्ड सॉलिड होता है और उसकी लूजिंग प्रॉपर्टी भी वहां खो देता है, उसके बाद वो सेट नहीं होता है ना। एक बार हो गया सेट। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर सब वेजल्स, है ना। भैया जितने भी दही या फिर खट्टे पदार्थ हैं उनको अपने ब्रास यानी कि पीतल और तांबे की, ब्रास मतलब होता है आपका पीतल और कॉपर मतलब होता है आपका तांबा, है ना। तो दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है ना। देखो भैया सर ने बताया पहले कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है ना। अब जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, है ना। एसिड जब भी मेटल, है ना, मेटल ने एसिड पिया तो साला याद रख लेना हाइड्रोफोबिया हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोफोबिया हुआ। तो जब भी, अब दही में और खट्टे पदार्थ में एसिड है और एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल से, आप क्या कर रहे हो, उस दही को और खट्टे पदार्थ को किसमें रख रहे हो, डब्बे में, किसके, या तो वो डब्बा ब्रास का पीतल का होगा या आपका कॉपर का तांबे का होगा, उसमें रख रहे हो। तो वहां एसिड रिएक्ट करेगा उस मेटल से, या तो पीतल से तांबे से रिएक्ट करेगा और किसमें, पानी में, और साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। कन्वर्ट नहीं होगा मतलब कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बन जाएंगे हाइड्रोजन जैसे, है ना, वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, और वहां हमारे खाने को खराब कर देंगे।
ठीक है। देखो, कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, है ना, जितने दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, इसीलिए जब उनको ब्रास या कॉपर के बर्तनों में रखा जाता है तो जो मेटल है वह रिएक्ट करती है एसिड से और क्या लिबरेट करेगी, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट। वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी वहां पर बनेंगे और उसके कारण जो खाना हुआ स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइलिंग द फूड। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो एसिड जो है ना, why does an aqueous solution of acid, अगर पानी में एसिड मिला हुआ है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्या कारण है ना, कारण क्या है उसके पीछे का। एसिड डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। आपको पता है एसिड जो है एक्वियस सॉल्यूशन में पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, मतलब आयन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं उसमें, आयन आ जाते हैं, है ना। और यह जो आयन है, यह आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। अगर उसमें आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, अगर किसी पानी में आयन ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर उसमें आयन है, अगर आपने उसमें एसिड मिला दिया है, बेस मिला दिया, तो उसमें आयन आ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, है ना। बहुत बढ़िया। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर आपका प्योर वाटर होता है जिसमें किसी प्रकार का आयन नहीं होता। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भैया डिस्टिल्ड वाटर में तो आयन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन रेन वाटर में करती है। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, बारिश के पानी में आयन्स होते हैं, क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। भैया थोड़ा सा टेस्ट में कैसा खरा खरा सा लगता है ना, सॉल्टी लगता है थोड़ा सा, जो पानी होता है ऊपर से जो गिरता है, तो उसमें आयन है, NaCl की मात्रा कहीं ना कहीं उसमें रहती है, ठीक है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर है, पानी का एक शुद्ध रूप होता है। एंड इट डज नॉट लिखना है यहाँ पर, इट डज नॉट कंटेन आयंस, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आयन ही नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहां से करेगा, है ना। रेन वाटर बीइंग अन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी, वह पानी का इम्प्योर फॉर्म है, उसमें आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कंटेन्स मेनी आयंस सच एज एसिड्स, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं क्योंकि उसमें एसिड होता है ना। एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसी के साथ आपका यह चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा वन शॉट में कंप्लीट हो गया। जी भैया, अब जिसको जितना थैंक यू बोलना है ना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बीच बीच में रोक रहा था, अभी थैंक यू मत बोलो चैप्टर खत्म होने पर। ये देखो, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, है ना। अब अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, आपका चैप्टर अगर ये कंप्लीट हो गया पूरा, एक भी अगर इसमें डाउट नहीं बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा दबा के इसको शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में लाएंगे, हो सकता है वहां फिजिक्स का हो सकता है केमिस्ट्री का हो सकता है बायो का है। तो आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगला चैप्टर उसी का आएगा, अगला वीडियो उसी का आ जाएगा। थैंक यू सो मच।